चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेसन नंबर 7, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. दिस चैप्टर इज अगेन अ पार्ट ऑफ फेमा. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसी का ही एक पोर्शन है जिसमें हम लोग फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज की बात करने वाले हैं. ठीक है, तो आई थिंक ओपन कर लिया सबने लेसन नंबर 7. पहले जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं. अच्छा, उसके भी पहले जरा देखो कितना बड़ा है वो जो एक प्रथा है, वो पूरा कर लीजिए. है ना, देखा ना कितना बड़ा है. ढूंढ के हमने आपके लिए छोटे छोटे निकाले हैं, बट दीज आर इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं है कि ये छोटे हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं है. दीज आर, अब जो भी हम लोग करेंगे दे ऑल विल बी इम्पोर्टेंट. ओके, पार्ट ए के चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है. चलो, तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड रेमिटेंस? रेमिट करना मीन्स पैसे भेजना. ठीक है, ट्रांसफर करना, रेमिट कर देना. यहां पर हम लोग बात ये करने वाले हैं. देखिए, आपको भी पता होगा कि अगर मान लीजिए हम किसी फॉरेन कंट्री जा रहे हैं या हमें फॉरेन करेंसी में कोई खर्चा करना है. ठीक है, प्लीज फुल कंसंट्रेशन नाउ. समझना पहले बहुत जरूरी है, फिर तुरंत समझ में आ जाएगा ये चैप्टर. जब हम किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं या हमें फॉरेन करेंसी में खर्चा करना है, उसके लिए पहले हमको यहां से फॉरेन करेंसी ड्रॉ करनी पड़ती है. ड्रॉ करने का मतलब समझ गए? हमें फॉरेन करेंसी लेनी पड़ती है. यानी कि जो मनी चेंजर्स होते हैं, एक्सचेंजर्स होते हैं, हम रुपी देते हैं और रुपी के बदले में हम उनसे फॉरेन करेंसी लेते हैं और फिर ये फॉरेन करेंसी हम बाहर लेके जाते हैं. जब हम यहां से, इंडिया से कुछ फॉरेन करेंसी बाहर भेजते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज रेमिटेंस. पैसा बाहर भेजना इज व्हाट इज नोन एज रेमिटेंस. नाउ, इंडिया में फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज की बात करें या फॉरेन करेंसी ड्रॉ करने के लिए कौन सी अथॉरिटी है जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करती है? जैसे हमारी कंट्री की कौन सी अथॉरिटी है जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करता है? कौन सी अथॉरिटी है? आई एम नॉट आस्किंग द एक्ट. आरबीआई. ये तो आपने बचपन में पढ़ा है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लिए हुए है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ऑथराइज्ड पर्सन्स बनाए हैं और ये ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं जिनके पास अथॉरिटी है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्जन कर सकते हैं. अब अगर मान लीजिए आपको इंडिया के बाहर पैसा भेजना है फॉरेन करेंसी में, तो आप उस ऑथराइज्ड डीलर के पास जाओगे, ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाओगे या मनी चेंजर्स के पास जाओगे. आप उनको अपनी इंडियन करेंसी देंगे, उनसे फॉरेन करेंसी लेंगे और फिर वो फॉरेन करेंसी आप बाहर भेजेंगे. कई बार हम लोग बाहर विजिट पे जाते हैं, कई बार हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, कई बार हम बाहर कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाते हैं, कुछ लोग बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, कुछ लोग एमिग्रेशन के पर्पज से जाते हैं. व्हाट इज एमिग्रेशन? फॉर सेटलिंग अब्रॉड. ठीक है, वो यहाँ से जा रहे हैं ताकि हम बाहर हमेशा के लिए सेटल हो सके. या फिर कुछ लोग जाते हैं वहां पर एजुकेशन लेने के लिए. किसी भी पर्पज के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, यू विल बी रिक्वायरिंग फॉरेन एक्सचेंज. हमारी कंट्री का एक छोटा सा सिस्टम है. फॉरेन करेंसी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, जा रही है, बुरी बात है. इन द सेम मैनर जैसे एक्सपोर्ट्स होते हैं तो अच्छी चीज है, इंपोर्ट्स होते हैं तो बुरी चीज है. तो हमारी कंट्री ये कहती है कि फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आ रही है, हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग. लेकिन अगर फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, इसके लिए हमारे एक्ट ने, फेमा ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि आप बाहर भेजने के लिए मैक्सिमम कितनी करेंसी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो अगर आपको किसी भी पर्पस के लिए पैसा बाहर भेजना है फॉरेन करेंसी में, तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अलाउड, कि इससे ज्यादा पैसा हम बाहर रेमिट नहीं कर सकते. ठीक है, इस स्कीम में बहुत सारी लिमिट थी, लिमिट्स अलग अलग चेंज होती गई और अब लिमिट्स को बहुत ज्यादा लिबरल कर दिया गया, इजी कर दिया गया है. एंड दे हैव नाउ प्रोवाइडेड अ थ्रेशोल्ड लिमिट कि इस अमाउंट तक का रेमिटेंस किया जा सकता है. लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का मतलब समझिए, ये एक स्कीम है जिसमें एक लिमिट सेट की गई है कि मैक्सिमम कितना पैसा बाहर भेजा जा सकता है. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस नाउ. ठीक है, अगेन फेमा में ये सारी चीजें हैं तो फेमा का ही पोर्शन है. दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा. कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे एसेट या लाइबिलिटी इफेक्ट होती है, बताइए वो कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जांपल, हमने ये बोला कि हमने इंडिया के बाहर एक प्रॉपर्टी खरीद ली, हमने इंडिया के बाहर एक प्रॉपर्टी बेच दी,
हमने इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट्स किया, हमने इंडिया के बाहर से लोन ले लिया, ये सारे ट्रांजैक्शन हमारे एसेट या लाइबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, सो दीज आर नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और कोई भी ट्रांजैक्शन अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, मींस ट्रांजैक्शन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हमने फीस भेज दी, खर्चे कर दिए, वहां से इनकम आ गई, जो नॉर्मल रूटीन नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर दो कैटेगरीज हैं, इंडिविजुअल्स को क्या लिमिट अलाउड है एंड अदर देन इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल्स मैक्सिमम कितना पैसा रेमिट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में, और अदर देन इंडिविजुअल्स मैक्सिमम कितना पैसा रेमिट कर सकते हैं, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इट्स लिबरलाइजेशन मेजर टू फैसिलिटेट रेसिडेंट इंडिविजुअल, देखो कौन पैसा भेज रहा है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, यहाँ के जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है वो पैसा भेज रहे हैं टू रेमिट फंड्स अब्रॉड, कहाँ भेज रहे हैं, इंडिया के बाहर। किस पर्पस के लिए भेज रहे हैं, फॉर परमिटेड करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तीन बातें हैं, ठीक है, यहाँ के रेसिडेंट इंडिविजुअल पैसा भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, किस पर्पस के लिए, करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, परमिसिबल करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। और इसी की जो लिमिट सेट करी गई है, लिमिट सेट करने की जो स्कीम है उसको क्या कहा गया है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में। अब देखिए लिखा है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम परमिट्स द ऑथराइज्ड डीलर, बताओ ऑथराइज्ड डीलर कौन हुआ, जो हमें आरबीआई का वो अथॉरिटी, आरबीआई का वो ऑफिसर जिससे हम फॉरेन करेंसी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम मनी चेंज करवा रहे हैं। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम परमिट्स द ऑथराइज्ड डीलर टू फ्रीली अलाउ रेमिटेंसेस बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल अप टू $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर, ये लिमिट है, यानी $2.5 लाख इज द लिमिट। एक साल में मैक्सिमम कितना रेमिट किया जा सकता है, $250,000 फॉर एनी परमिटेड करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसका मतलब समझिए, चाहे आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे आप कैपिटल कर रहे हो, या दोनों मिला के, सब कुछ मिला के मैक्सिमम पैसा जो आप बाहर रेमिट कर सकते हो दैट इज $250,000। दिस लिमिट इज फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है, ये इंडिविजुअल के लिए, देखो लिखा हुआ है रेसिडेंट इंडिविजुअल। हमने आपको बताया था दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे हम लोग, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड अदर देन इंडिविजुअल। रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम फॉरेन करेंसी जो बाहर भेजी जा सकती है दैट विल बी $250,000 इंक्लूसिव ऑफ बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ऐसा नहीं है कि करंट के लिए 2.5 लाख, कैपिटल के लिए 2.5 लाख, नो, 2.5 लाख फॉर ऑल फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, एक साल में मैक्सिमम 2.5 लाख रेमिट किया जा सकता है। एनी डाउट इन दिस? अच्छा, इसके आगे एक सेकंड पढ़ेंगे, पहले देखो एक ये जो चार्ट ऐसा दिया हुआ है टेबल, ये देखिए बता रहे हैं क्यों, अब आई विल टेल यू क्यों इसका नाम लिबरलाइज क्यों रखा गया। अगर आप देखो तो 2004 में ये लिमिट कितनी थी, 25,000, फिर 50,000 हुई, फिर 1 लाख हुई, फिर 2 लाख हुई, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, और अब फाइनली क्या है, 2,50,000। ये आपको याद नहीं करना है, आई एम जस्ट शोइंग कि धीरे धीरे लिबरलाइज हो रहा है, जैसे जैसे खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे गवर्नमेंट ने इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया। अब वापस से ऊपर देखिए लिखा हुआ है द स्कीम इज अवेलेबल टू ऑल द रेसिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर, मतलब माइनर को भी 2.5 लाख की लिमिट मिलेगी। एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड, सारे रेसिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर, इन केस ऑफ रेमिटर बीइंग अ माइनर, कह रहे हैं अगर रेमिटर माइनर है द फॉर्म A2 मस्ट बी काउंटर साइंड बाय द माइनर्स नेचुरल गार्जियन, ठीक है, तो ये कह रहे हैं माइनर को भी 2.5 लाख की लिमिट मिलेगी। अगर माइनर का रेमिटेंस हो रहा है तो हमें जो नेचुरल गार्जियन है उसका एक साइन लेना पड़ेगा इन द फॉर्म A2। और आगे लिखा है द स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म HUF, क्योंकि ये सब अदर देन इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएंगे। ये बात समझ में आई, ये कह रहे हैं ये लिमिट इनके लिए नहीं है क्योंकि अदर देन इंडिविजुअल में ये कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है। हाँ बेटा, रेमिटर मीन्स जो पैसा भेज रहा है, रेमिटेंस मीन्स पैसा भेजना,
रेमिटर मीन्स द पर्सन हु इज सेंडिंग द मनी अब्रॉड, ठीक है। हाँ, अगर माइनर बाहर भेज रहा है तो माइनर रेमिटर हो गया। माइनर को भी 2.5 लाख भेजने की परमिशन है, माइनर खुद तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए माइनर के लिए उसका नेचुरल गार्जियन सब काम करेगा एंड ही विल हैव टू फाइल अ फॉर्म इन A2, ठीक है, फाइन। अब देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ, वो ब्लॉक के नीचे, रेमिटेंस अंडर द स्कीम कैन बी कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर। अब एक बात बताओ, अगर मान लो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, तो इन दोनों को मिला के 2.5 लाख की लिमिट होगी कि 2.5 लाख होगी? बताइए टोटल लिमिट कितनी हो गई? दोनों की 2.5 लाख होगी, क्योंकि रेसिडेंट इंडिविजुअल एक पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर हमने फैमिली के 2 मेंबर्स मिला लिए तो उनकी कंबाइंड लिमिट फिर 5 लाख हो गई, बिकॉज 2,50,000 इज अ लिमिट फॉर वन इंडिविजुअल। तो ये कह रहे हैं रेमिटेंस अंडर द स्कीम कैन बी कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर subject to individual family member complying with the terms and conditions. However, clubbing is not permitted. बताओ ये लाइन आई कि नहीं? कह रहे clubbing is not permitted by other family member for capital account transaction such as opening of bank account or purchase of property if they are not the co-owners of the partners of the property. समझ आया क्या है? अच्छा हम क्वेश्चन पूछ रहे, अच्छा एक बार और पढ़ लो फिर क्वेश्चन पूछते हैं। हाउएवर से पढ़िएगा यहां तक का। पढ़ लिया? अब हम क्वेश्चन पूछ रहे, बताइएगा। मान लीजिए एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है, और इसको फॉरेन में एक बैंक अकाउंट खोलना है, ठीक है। ये बैंक अकाउंट सिर्फ इस रेसिडेंट इंडिविजुअल के नाम पे है। मान लीजिए मिस्टर राम है, तो ये अपने अकेले के नाम पे ये बैंक अकाउंट खोल रहा है। मिस्टर राम की एक वाइफ भी है मिसेज राम, ठीक है। अब हमको ये बताइए, ये जो बैंक अकाउंट मिस्टर राम खोल रहे हैं, इसमें सिर्फ 2.5 लाख डाल सकते हैं कि इनका 2.5 लाख भी मिला के 5 लाख से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? शैल आई रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। मिस्टर राम एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ये बाहर एक बैंक अकाउंट खोलना चाह रहे हैं जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अगर मिस्टर राम एक बैंक अकाउंट फॉरेन में खोलना चाहते हैं तो ये खुद का तो 2.5 लाख तक भेज सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी फैमिली मेंबर हमारी वाइफ है, उनकी लिमिट भी कंसोलिडेट कर दीजिए, तो मेरी लिमिट 5 लाख कर दीजिए। लेकिन ये बैंक अकाउंट सिर्फ मिस्टर राम के नाम पर है, तो बताओ सिर्फ 2.5 लाख यूज हो सकता है कि 5 लाख यूज हो सकता है? अगर हम आपसे कहें कि ये बैंक अकाउंट जॉइंट नेम पर है, मिस्टर राम भी है मिसेज राम भी है, देन इट कैन बी कंसोलिडेटेड, ठीक है। सिमिलरली मान लो मिस्टर राम बाहर एक प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, ये प्रॉपर्टी मिस्टर राम सिर्फ अपने नाम पे परचेज करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम कितना अलाउड होगा? 2.5 लाख। लेकिन अगर इस प्रॉपर्टी पे को ओनर उनकी वाइफ भी है, देन कंसोलिडेटेड अमाउंट कैन बी रेमिटेड, ठीक है। अब देखो क्या लिखा था यहाँ पर, कह रहे क्लबिंग इज नॉट परमिटेड। क्लबिंग मीन्स दोनों को लिमिट को जोड़ना, इज नॉट परमिटेड बाय अदर फैमिली मेंबर फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सच एज ओपनिंग अ बैंक अकाउंट और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इफ दे आर नॉट द को ओनर्स। अगर वो को ओनर्स नहीं है या उन्होंने मिल के अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो फिर उनकी लिमिट में उस अमाउंट को ऐड नहीं किया जाएगा। एनी डाउट इन दिस? हाँ बेटा। हाँ, कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस अंडर द स्कीम कंसोलिडेट की जा सकती है, लेकिन अगर वो इस पर्पस से है, बैंक अकाउंट खुलवाने के पर्पस से है या परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के पर्पस से है, तो कंसोलिडेट नहीं होगी। अगर हम तब कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे भी होनी चाहिए, अदरवाइज कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। अब देखिए लिखा है परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के। सबसे पहली चीज तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब ये एसेट या लायबिलिटी इफेक्ट कर रहे होंगे। परमिसिबल है, इसका मतलब इन पर्पसेस के लिए पैसा भेजना अलाउड है। अब ट्रांजैक्शन का नेचर देखिए, ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड विद अ बैंक, ये वही ट्रांजैक्शन हो गया। हम बाहर के बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। हम बाहर एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। हम बाहर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं,
एक्विजिशन एंड होल्डिंग शेयर्स ऑफ बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड ओवरसीज कंपनी। बताओ इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट हो रही है। यहाँ के लोग शेयर खरीद रहे हैं, कहाँ के? फॉरेन कंपनी के, बाहर की कंपनीज के शेयर यहाँ के लोग खरीद रहे हैं। ये भी एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। इसी के बाद अगला है एक्विजिशन ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स। इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो, क्वालिफिकेशन शेयर। वैसे तो आपको यहाँ से सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ के लोग बाहर के कुछ शेयर एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर। सब सुन रहे हैं? पक्का? ओके। आपको पता है 2013 एक्ट जो है कंपनीज एक्ट, उसके पहले एक और कंपनीज एक्ट था। हाँ, इसीलिए हमने ऐसी चीज पूछी जो आपको आती हो। कौन सा एक्ट था? 1956 एक्ट। अब है क्यों? 2013 एक्ट आ गया। क्या 2013 एक्ट ने 1956 एक्ट को रिपील कर दिया था? रिपील मतलब रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ओके। अपने जो पुराना एक्ट था 1956 एक्ट, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था क्वालिफिकेशन शेयर का, जो कि अब 2013 एक्ट में खत्म कर दिया गया। क्वालिफिकेशन शेयर का कॉन्सेप्ट ये कहता था पहले कि कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको in order to qualify as a director will have to compulsorily take at least one share of the company। मतलब कंपनी ये कहती थी, मतलब कंपनीज एक्ट ने ये कहा कि हम चाहते हैं डायरेक्टर्स भी कंपनी में पार्टिसिपेट करें, हम चाहते हैं डायरेक्टर्स भी कंपनी में इन्वॉल्व हो, इसलिए उनको कंपनी का कम से कम एक शेयर लेना पड़ेगा। अगर वो कंपनी का एक शेयर ले लेंगे तो उनका भी कंपनी में स्टेक लग जाएगा, वो भी कंपनी के शेयर होल्डर होंगे और इस तरह से वो कंपनी में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो दिस वाज अ क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर, कि अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको एक शेयर लेना पड़ेगा टू क्वालिफाई एज अ डायरेक्टर, एंड दैट शेयर वाज कंसिडर्ड एज अ क्वालिफिकेशन शेयर। 1956 एक्ट में कॉन्सेप्ट था, हर डायरेक्टर को क्वालिफिकेशन शेयर लेना पड़ता था, क्योंकि तब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले कॉन्सेप्ट नहीं होते थे। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर, ये सब जितनी भी चीजें है ना, ये न्यू एक्ट में आई हैं। अब 2013 एक्ट में आपने पूरा कंपनी लॉ पढ़ा है, आपने क्वालिफिकेशन शेयर या इस तरीके का कुछ भी नहीं पढ़ा, बिकॉज नाउ दिस हैज बीन रिप्लेस्ड। एंड ऑब्वियसली क्योंकि अब हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर डायरेक्टर शेयर ले, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आज भी बाहर की कुछ कंट्रीज में है। वहां पर आज भी ऐसा होता है कि अगर हमें उस कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो हमें उनका एक शेयर लेना पड़ेगा। अब ट्रांजैक्शन समझिए, यहाँ का एक इंडिविजुअल मिस्टर राम फॉरेन की किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है। उस कंट्री में रूल ये है कि वहां का डायरेक्टर बनने के लिए उसको शेयर लेना पड़ेगा। दैट मीन्स मिस्टर राम विल हैव टू परचेज अ शेयर ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू बिकम इट्स डायरेक्टर। ये बताओ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि मिस्टर राम इज परचेजिंग अ शेयर। शेयर परचेज करना इज एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो ये कह रहे हैं अगर यहाँ के किसी इंडिविजुअल ने फॉरेन कंट्री की कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए कोई शेयर एक्वायर किया है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है, एंड दैट इज परमिसिबल। परमिसिबल का मतलब ये खर्चा करने के लिए 2.5 लाख की लिमिट को काउंट किया जा सकता है। परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब समझ गए? इन ट्रांजैक्शंस को आपकी उस 2.5 लाख की लिमिट में काउंट किया जाएगा। अब देखो लिखा क्या था, एक्विजिशन ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर। पहले पढ़ लीजिए एक बार फिर लिखिएगा, एक्विजिशन ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ एन ओवरसीज कंपनी। कहाँ की कंपनी है? बाहर की। फॉर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी उस बाहर की कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करने के लिए क्वालिफिकेशन शेयर लिया गया है। दिस इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है? हाँ बेटा, इंडिया से हटाया गया है, इंडिया का कंपनीज एक्ट चेंज हुआ है बेटा। उससे क्या फर्क पड़ता है? जो एक्ट है वो कंपनी पे लगता है, डायरेक्टर पे थोड़ी लग रहा है। ओके, द एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी, द कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया। अगर हमारे यहाँ का कोई पर्सन किसी फॉरेन कंपनी में मेंबर या डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके ऊपर फॉरेन की कंपनी का कंपनीज एक्ट लग रहा होगा। ठीक है, तो इंडिया से खत्म हुआ है, बाहर किसी कंट्री में अगर आज भी ये कॉन्सेप्ट है तो दिस इज अलाउड। हाँ बेटा, हाँ कह सकते हैं। एक्चुअली वो कोई नए तरीके का शेयर नहीं होता, क्वालिफिकेशन शेयर होता इक्विटी शेयर ही है, नॉर्मल शेयर है,
बस दैट शेयर इज रिक्वायर्ड फॉर योर क्वालिफिकेशन एज अ डायरेक्टर, ठीक है, तो होता नॉर्मली शेयर है, ओके, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ क्वालिफिकेशन शेयर। तो ये कुछ लिस्ट है, आगे भी है इसमें, ये इसमें इन्होंने पूरी लिस्ट दी नहीं है, इसके नीचे भी 2-3 पॉइंट्स हैं, हालांकि दीज आर द परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। जैसे अगला है इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स इन म्यूचुअल फंड, बाहर हम किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ऑल दीज आर परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, यानी इन पर्पसेस के लिए हम 2.5 लाख की लिमिट को यूज कर सकते हैं। अब जरा देखिए कहां कहां यूज कर रहे हैं। परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट तो वो देख लिया, अब करंट अकाउंट में देखो कहां कहां यूज करेंगे। अगेन लिमिट तो वही है 2.5 लाख, 2.5 लाख ओवरऑल लिमिट है, चाहे हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करें, चाहे हम कैपिटल करें, चाहे हम दोनों करें। करंट अकाउंट में देखिए हम किस किस पर्पस से पैसा यूज कर सकते हैं। प्राइवेट विजिट, हम बाहर कहीं घूमने गए विजिट करने, हमने बाहर गिफ्ट या डोनेशन दे दिया, हम बाहर गए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, एमिग्रेशन के लिए, बाहर हमारे रिलेटिव्स रहते हैं हम उनको पैसा भिजवा रहे हैं, हम बाहर किसी बिजनेस ट्रिप के लिए गए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए, या हम बाहर पढ़ाई करने गए, इन सारे पर्पसेस के लिए हम इस 2.5 लाख की लिमिट को यूज कर सकते हैं। अच्छा बताओ 2.5 लाख पर ट्रांजैक्शन है, हमने कहा ठीक है 2.5 लाख हमें प्राइवेट विजिट, हमने कहा हमें 2.5 लाख प्राइवेट विजिट के दे दो, 2.5 लाख डोनेशन के दे दो, 2.5 लाख अब्रॉड के दे दो, 2.5 लाख इमिग्रेशन के दे दो, ऐसे करके सबके 2.5 लाख ले लिए हमने। क्या लिमिट है? 2.5 लाख फॉर 1 ईयर फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन कुल मिला के, ठीक है। अब देखिए एक एक करके इन्होंने एक्सप्लेन किया है। प्राइवेट विजिट, फॉर प्राइवेट विजिट अब्रॉड अदर देन विजिट टू नेपाल भूटान, resident individual can obtain foreign exchange up to an aggregate amount of 2,50,000 from an authorized dealer in any one financial year irrespective of the number of visits undertaken during the year। यानी एक साल में आप कितनी भी विजिट्स कर रहे हो, मैं उससे मतलब नहीं है, सारी विजिट्स मिला के मैक्सिमम आप हमसे कितनी फॉरेन करेंसी ले सकते हो, 2.5 लाख US डॉलर्स, ओके। गिफ्ट एंड डोनेशन, कह रहे हैं हम बाहर डोनेशन देना चाह रहे हैं, any resident individual may remit up to 2.5 lakh US dollar in one financial year as a gift to a person residing outside India or as a donation to an organization outside India। Any doubt? Third, going abroad on employment, कह रहे हैं हम बाहर employment के लिए जाना चाह रहे हैं, a person going abroad for employment can draw foreign exchange up to 2,50,000 US dollar per financial year फ्रॉम एनी ऑथराइज्ड डीलर इन इंडिया। वैसे कितने लोग जाना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर? अरे बाप रे, वेरी नाइस। अच्छा कितने लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं? पढ़ाई नहीं, जिंदगी भर पढ़ाई थोड़ी ना करते रहेंगे, है ना, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, और कितने लोगों को बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ है यहाँ खुश हैं, क्या बात है। अच्छा सबसे अच्छी बात ये कुछ बच्चों ने तीनों कैटेगरी में हाथ नहीं उठाया, उनकी कोई स्पेशल कैटेगरी है। अच्छा तो बाहर आप एम्प्लॉयमेंट में, मतलब आप चाहते हैं बाहर बढ़िया सेटल हो जाएं, बोलने में अच्छा लगता है ना, यूएस में सेटल्ड है। अच्छा ठीक है। चलो एमिग्रेशन, कह रहे हैं अ पर्सन वांटिंग टू एमिग्रेट कैन ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एडी कैटेगरी 1 बैंक। ये एडी ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स होते हैं जो फॉरेन करेंसी में डील करने के लिए ऑथराइज्ड हैं बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने इन बैंक्स को अथॉरिटी दी है कि आप फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हैं, ओके। अ पर्सन वांटिंग टू एमिग्रेट, अच्छी बात ये इन सबकी लिमिट एक ही है, तो ऐसा नहीं आपको बार बार अलग अलग लिमिट्स याद करनी है, 2.5 लाख इज द ओनली लिमिट। अ पर्सन वांटिंग टू एमिग्रेट कैन ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एडी कैटेगरी 1 बैंक और 2 बैंक अप टू द अमाउंट प्रिस्क्राइब बाय द कंट्री ऑफ एमिग्रेशन और 2.5 लाख, यानी जितना उस कंट्री ने बजट दिया है या 2.5 लाख उतना अमाउंट आप बाहर लेके जा सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, आपके रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, आपको उनको पैसा भिजवाना है, वो भी कितना भिजवा सकते हो, मैक्सिमम 2.5 लाख। बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं आप, विजिट्स बाय इंडिविजुअल इन कनेक्शन विद अटेंडिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, अप्रेंटिस ट्रेनिंग आर ट्रीटेड एज बिजनेस विजिट्स। फॉर बिजनेस ट्रिप्स टू फॉरेन कंट्रीज, रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन अवेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज up to 2,50,000 US dollar in a financial year irrespective of the number of visits। फिर वही चीज है, नंबर ऑफ विजिट्स कितने भी हों कुल मिला के आप मैक्सिमम कितना ड्रॉ कर सकते हैं, 2,50,000। मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, अब देखिए लिखा है
ऑथराइज्ड डीलर्स में रिलीज फॉरेन एक्सचेंज अप टू एन अमाउंट ऑफ 2.5 लाख और इट्स इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर विदाउट इंसिस्टिंग ऑन एनी एस्टिमेट फ्रॉम हॉस्पिटल और डॉक्टर। मतलब समझिए क्या हुआ? मतलब ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख तक, आपने कहा कि भाई मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 2.5 लाख या कितना भी अमाउंट हमें फॉरेन करेंसी में चाहिए, 2.5 लाख तक अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपको किसी डॉक्टर का पर्चा दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा विड्रॉ करना चाहते हो देन आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर का एस्टिमेट दिखाना पड़ेगा। यानी हॉस्पिटल या डॉक्टर के एस्टिमेट को देख के ही वो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ करवाएंगे। तो देखिए लिखा है फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग द अबव लिमिट ऑथराइज्ड डीलर में रिलीज फॉरेन एक्सचेंज अंडर द जनरल परमिशन बेस्ड ऑन एस्टिमेट फ्रॉम अ डॉक्टर इन इंडिया और हॉस्पिटल और डॉक्टर अब्रॉड। या तो इंडिया के डॉक्टर से एस्टिमेट बनवा लो या बाहर के डॉक्टर से एस्टिमेट बनवा लीजिए। अ पर्सन हु हैज फॉलन सिक आफ्टर प्रोसीडिंग अब्रॉड, बाहर गए और बाहर जाके बीमार हो गए तो भी सेम रूल अप्लाई होगा। अब्रॉड में ऑल्सो बी रिलीज्ड फॉरेन एक्सचेंज बाय एन ऑथराइज्ड डीलर विदाउट सीकिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो बिना आरबीआई के परमिशन के आपको फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लिमिट अगेन बीइंग 2,50,000। In addition to the above, an amount up to 2,50,000 per financial year is allowed to a person for accompanying as an attendant to a patient। कह रहे हैं पेशेंट के साथ अटेंडेंट जा रहा है तो उसको भी कितनी लिमिट अलाउड है? 2.5 लाख। इजी है ना चैप्टर? बस एक चीज याद कर लो, 2.5 लाख है ना। इंडिविजुअल्स के लिए तो सब में यही लिमिट है, अभी अदर देन इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा। फैसिलिटीज अवेलेबल टू स्टूडेंट्स फॉर परसुइंग देयर स्टडीज अब्रॉड, पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। एडी कैटेगरी 1 बैंक एंड एडी कैटेगरी 2 बैंक में रिलीज फॉरेन एक्सचेंज अप टू 2,50,000 और इट्स इक्विवेलेंट टू रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर स्टडीज अब्रॉड विदाउट इंसिस्टिंग ऑन एनी एस्टिमेट फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी। देखो सेम चीज आ गई, फॉरेन यूनिवर्सिटी के एस्टिमेट के बिना 2.5 लाख तक अलाउड है। और अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी की फीस का एस्टिमेट दिखाना पड़ेगा, तब आपको 2.5 लाख से ज्यादा की परमिशन मिलेगी। ठीक है, इस पे कई बार वैसा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन आ जाता है कि मिस्टर राम इज गोइंग आउट फॉर अ बिजनेस ट्रिप, लेट्स से $20,000 उसने इसके लिए लिए, फिर $30,000 उसने इसके लिए लिए, फिर वो कह रहा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है और उसके पास बिल है इतने अमाउंट का या एस्टिमेट है, तो उस हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करके बताना होगा कि वेदर ही कैन ड्रॉ दिस फॉरेन करेंसी और नॉट। ठीक है, तो करना यही है, सारे ट्रांजैक्शन जोड़ के कितना अमाउंट होना चाहिए? 2,50,000। बस मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टूडेंट वाले में एक चीज अलाउड है कि 2.5 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? एस्टिमेट होना चाहिए। क्लियर? डॉक्यूमेंटेशन बाय द रेमिटर, द रेसिडेंट इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड to compulsorily designate a branch of an AD bank through which all the remittances under the scheme will be made। ये सारी रेमिटेंसेस करने के लिए उनको एक बैंक डेजिग्नेट करना पड़ेगा, ऑथराइज्ड डीलर बैंक, जिसके थ्रू ये सारा पैसा रेमिट किया जाएगा। The resident individual seeking to make the remittance should furnish Form A2 for purchase of foreign exchange under LRS। तो purchase of foreign exchange, यहाँ पर वो foreign exchange खरीदेगा ऑथराइज डीलर से और फिर उसको इंडिया के बाहर सेंड कर देगा। ठीक है, और अगले पैराग्राफ में भी लिखा है ये ट्रांजैक्शन करने के लिए मैंडेटरी पैन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं इसमें लिखा हुआ है अगली लाइन में कि अगर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन 25,000 तक है तो पैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट नाउ पैन इज मैंडेटरी फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन आप बाहर का कर रहे हो उसके लिए पैन कार्ड मेंशन करना जरूरी होगा। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ओके, इजी है ना ईबीसीएल? हमने पहले ही बताया था, देखो ईबीसीएल कितनी आसान है, छोटे छोटे एक एक पन्ने के चैप्टर होते हैं, तो कितने 90 आ जाएंगे फिर। लो, इतनी इजी ईबीसीएल है, उसमें भी कोई ऐसा चैप्टर अभी तक आपको लगा जो आपको लग रहा है बहुत टफ है तो नहीं हो पाएगा? नहीं लगा ना, तभी तो कह रहे हैं 90 तो आ ही गए, फिर आ जाएंगे 90। अरे मजाक में ही बोल दो हाँ आ जाएंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ ऐसे तो 120 भी आ जाएंगे, जब मजाक ही करना तो ज्यादा का करें ना, 90 क्यों बोले। अच्छा अब बताओ हेडिंग पढ़ के, आधे सीएस तो आप लोग बन ही गए हैं, खुद ही पर समझ जाते हैं। अब बताओ क्या होगा?
अभी किसका पढ़ रहे थे, अब किसके लिए लिमिट है, अदर देन इंडिविजुअल। रेमिटेंस फैसिलिटीज टू पर्संस अदर देन इंडिविजुअल। गिफ्ट डोनेशन कह रहे हैं यहाँ के अदर देन इंडिविजुअल्स जो हैं वो बाहर गिफ्ट या डोनेशंस दे रहे हैं। जनरल परमिशन हैज बीन ग्रांटेड टू पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू रेमिट टुवर्ड्स डोनेशन। अब इनमें लिमिट्स चेंज है सब में, इसमें भी 2.5 लाख मत कर देना। इसमें है देखो कितना डोनेशन दे सकते हैं, 1%, 5 लाख नहीं, पहले तो 5 लाख भी नहीं है, पहले ऊपर से देखो 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने जितनी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग करी उसके 1% के बराबर, या फिर हाँ 5 लाख लिखा है, एक एक करके जीरो गिनना शुरू करके बताओ कितना लिखा है, 5 करोड़, 50 lakh whichever is less for creation of chairs in reputed educational institution। for creation of chair का मतलब ये नहीं सिर्फ चेयर के लिए दे सकते हैं, that is for donation in educational institutions। तो कितना अमाउंट अलाउड है, जितना आपने फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया पिछले 3 सालों में उसका एवरेज का 1% या फिर 50 लाख रुपए whichever is less। ये लिमिट्स याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो किस किस पर्पस के लिए हो सकता है, कंट्रीब्यूशन टू फंड्स प्रमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पैसा लगा सकते हैं, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अगर कोई फंड बनाया है उसमें लगा सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और बॉडी ऑफ एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डोनर कंपनी। तो ये कह रहे हैं कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जिस मान लीजिए हमारी कंपनी किसी पर्टिकुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी में है, हमने बाहर के किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डोनेशन दिया है ताकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी रिसर्च कर सके, उसमें पैसा लगा सकते हैं। एनी एडिशनल रेमिटेंस इन एक्सेस ऑफ द सेम शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो इससे ज्यादा अगर हम भेजना चाहते हैं तो हमें किसकी अप्रूवल चाहिए होगी, आरबीआई की। हाँ बेटा, हाँ क्यों, हाँ अच्छा, हमें लगा आप ये पूछ रहे हो बाहर के इंस्टीट्यूट में हम लोग डोनेशन देंगे, हमें लगा आप ये पूछना चाह रहे हो बाहर के इंस्टीट्यूट है उनके पास तो ज्यादा ही होता होगा। बिल्कुल अलाउड है, क्यों नहीं अलाउड, इस लिमिट तक अलाउड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं प्रोसीजर क्या होगा रेमिटेंस का, एप्लीकेशन फॉर रेमिटेंस फॉर पर्पस अदर देन दो स्पेसिफाइड अबव मे बी फॉरवर्डेड टू आरबीआई टुगेदर विद। कह रहे हैं अगर ऊपर वाले पर्पस के किसी के अलावा किसी और पर्पस के लिए हम डोनेशन देना चाहते हैं तो हमें आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी और ये हमको उनको डिटेल्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऊपर जो पर्पस दिए हुए हैं उन पर्पस के लिए अगर हम डोनेशन कर रहे हैं तो आरबीआई की परमिशन नहीं चाहिए, उसके अलावा अगर हम किसी और पर्पस के लिए डोनेशन करना चाहते हैं तो हमको आरबीआई की परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन देखिए, कमीशन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया। पहले तो हमको बताओ ये ट्रांजैक्शन क्या है, क्या चीज कहां बिक रही है, मतलब इंडिया का कोई प्लॉट था वो बाहर बेच दिया, इंडिया की जैसे कोई लैंड थी वो उठा के ले गए और बाहर बेच दी। हाँ प्लॉट कहाँ का है, बेचा कहाँ जा रहा है, कैसे बेचा जाएगा बाहर, बैग में रखा प्लॉट बाहर ले गए। दलाल को आप एजेंट भी बोल सकते हो, थोड़ा अच्छा वर्ड लगता है। एनीवेज कह रहे कमीशन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट इन इंडिया। अच्छा अब हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे, बताना यही है कि नहीं है। मिस्टर जॉन हैज परचेज्ड अ लैंड इन इंडिया फ्रॉम अ एजेंट हु इज ऑल्सो रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब आप सोचो जॉन कौन है, जॉन बताओ इंडिया का हुआ कि बाहर का हुआ, ठीक है। तो मिस्टर जॉन हैज परचेज्ड अ लैंड इन इंडिया। अब प्लॉट ऑफ लैंड कहां बिका है, इंडिया में, खरीदा किसने है, जॉन ने। जॉन को जब इंडिया का प्लॉट ऑफ लैंड खरीदना होगा तो मे बी उसने किसी एजेंट से कंसल्ट किया होगा, उस एजेंट ने जॉन को इंडिया का प्लॉट दिलवाया, अब एजेंट अपना कमीशन लेगा, ठीक है। अब पढ़ो कमीशन टू एजेंट अब्रॉड। अब यहाँ का जो सेलर है
वो उस एजेंट का कमीशन भेज रहा है इंडिया के बाहर। ट्रांजैक्शन समझ में आया क्या हुआ? कह रहे हैं कमीशन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट इन इंडिया। ये भी हो सकता है वैसा वर्षा, मिस्टर जॉन का कोई प्लॉट है इंडिया में, वो यहां बिक रहा है, लेकिन एजेंट भी बाहर है और जॉन भी बाहर है, ठीक है, तो हम कमीशन भेज रहे हैं एजेंट को हु इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आया समझ में? अच्छा एक बार फिर से समझो, लैंड कहाँ है? इंडिया में, ठीक है, सेलर या बायर कहाँ है? बाहर, एजेंट भी कहाँ है? बाहर, ठीक है। तो अब अगर एजेंट ने ये ट्रांजैक्शन करवाया है तो हम एजेंट को कमीशन देंगे, क्योंकि एजेंट बाहर है तो कमीशन भी बाहर भेजना पड़ेगा। अगर हम कमीशन बाहर भेज रहे हैं तो कौन सी करेंसी में भेजेंगे? फॉरेन करेंसी। तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए कितना अमाउंट अलाउड है ये देखो। हाँ बेटा, दोनों चीजें बेटा हो सकती हैं, देखो लिखा है ना, सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट। वैसे तो आपको पता है दोनों पार्टी कमीशन देते हैं, जब लैंड बिकती है तो कमीशन दोनों का होता है, मतलब लैंड खरीदी या बेची जाती है तो जो ब्रोकर होता है ना उसको दोनों से मिलता है, बायर से भी और सेलर से भी। यही तो ब्रोकर का फायदा। अब ये ना सोचना ब्रोकर ही बन जा रहे, आप लोग को ये बहुत जल्दी समझ में आता है, अच्छा दोनों से मिलता है। इवन आपको तो पता होगा कि लेट आउट भी होता है ना, जब कोई प्रेमाइसेस, जैसे मान लीजिए हमने कोई जगह किराए पे उठा दी तो उसको दोनों पार्टी से मिलता है, मकान मालिक से भी मिलता है, टेनेंट से भी मिलता है, ठीक है, तो ब्रोकर को दोनों से मिलता है। डाउट बेटा? हाँ, एजेंट बाहर का है स्पेसिफिकली, वो इंडिया का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सेलर या बायर वो इंडिया के हो सकते हैं, प्रोमिनेंटली एजेंट बाहर का है तभी उसका कमीशन हम बाहर भेज रहे हैं। लेकिन इस चीज की प्रोबेबिलिटी सोच के देखो, लैंड इंडिया में है, बायर भी इंडिया में है, सेलर भी इंडिया में है, तो हम इंडिया का ब्रोकर ढूंढेंगे ना। ट्रांजैक्शन समझ में आया? अगर बायर भी इंडिया में है, सेलर भी इंडिया में है, लैंड भी इंडिया में है, तो हम इंडिया के बाहर के ब्रोकर से कैसे बोलेंगे कि तुम इंडिया की लैंड बिकवाओ? बट ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हमने कहा मैं इंडिया के ब्रोकर पे भरोसा नहीं है, हम बाहर के ब्रोकर से कहा कि हमारे यहाँ लैंड हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मेन चीज ये है दैट द ब्रोकर इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं रेमिटेंस बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल is subject to prior approval of Reserve Bank of India if commission per transaction to agent abroad for sale of residential flat or commercial plot in India exceeds $25,000 or 5% of inward remittance whichever is more. Inward remittance मतलब वो प्लॉट बेच के जो पैसा यहाँ आ रहा है, ठीक है, उसका 5% या 25,000 इन whichever is more। इस अमाउंट से ज्यादा का रेमिटेंस अगर करना है तो आरबीआई परमिशन लगेगी, इस अमाउंट से कम का रेमिटेंस करना है तो बिना आरबीआई परमिशन के हम पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा थर्ड वाला बताओ, ये इजी है, रेमिटेंस टुवर्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। बताओ ट्रांजैक्शन क्या हुआ होगा? हमने कंसल्टेंसी सर्विसेज ली हैं कि दी हैं? ली हैं, तभी तो हम पैसा भेजेंगे। यानी हमने कंसल्टेंसी सर्विसेज ली हैं इंडिया के बाहर से और बदले में हम उनको दे रहे हैं पैसा। अब अगर हम उनको पैसा दे रहे हैं तो हम उनको पैसा देंगे फॉरेन करेंसी में, और उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी ड्रॉ करनी पड़ेगी। कह रहे हैं रेमिटेंस बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल इज सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इफ रेमिटेंस एक्सीड, चलो जीरो गिनो आराम से, 5 मिनट्स दे रहे हैं हम आपको, पक्का? कैसे गिनते हो? 1 10 1000 ऐसे? ऐसे भी ना गिन पाओगे आप बचपन में, जबकि आपने ऐसे ही सीखा होगा। कितने जीरो हैं? कितना हुआ? ठीक है, तो ये कह रहे हैं रेमिटेंस बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल इज सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इफ रेमिटेंस एक्सीड 1 crore पर प्रोजेक्ट फॉर एनी कंसल्टेंसी सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड, ये कितना लिखा है? उतने ही जीरो है कि एक कम हो गया? 10 लाख पर प्रोजेक्ट फॉर अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। यानी अगर हमारा यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसकी हम कंसल्टेंसी बाहर से ले रहे हैं, या हमारा यहाँ कोई प्रोजेक्ट है विच इज नॉट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए लिमिट देखिए कितनी लिखी है, 1 crore है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 10 लाख है फॉर अदर प्रोजेक्ट्स।
तो हमारा ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम बाहर से कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, तो इस अमाउंट से ज्यादा की रेमिटेंस होगी तो आरबीआई की परमिशन चाहिए, इस अमाउंट से कम की होगी तो हमें आरबीआई परमिशन नहीं चाहिए। व्हाट आर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस? इनको और क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सुना है, कंपनी के बनने के पहले के खर्चे। देखिए, रेमिटेंस टुवर्ड्स रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, remittance by person other than individual are subject to prior approval of RBI if remittance exceed 5% of investment brought into India or 1 lakh, whichever is higher, by an entity in India by way of reimbursement of pre-incorporation expenses। यानी हमने जो इनकॉर्पोरेशन करवाया है वो किसी ऐसे पर्सन से करवाया है हु इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो उसने जो भी हमको प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस में उसने जो भी खर्चा किया, अब हम वो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस उसको रीइंबर्स कर रहे हैं। अगर हम रीइंबर्स कर रहे हैं तो हम फॉरेन करेंसी में करेंगे, और उसकी लिमिट देखो कितनी है, 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ब्रॉट इनटू इंडिया, यानी उसने जितना यहाँ पर लगाया है उसका 5% या 1 लाख, विचएवर इज हायर। इस लिमिट तक आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए, इस लिमिट के बियॉन्ड हमको आरबीआई अप्रूवल चाहिए। समझ आ गया सबको? ठीक है, देखो इसी तरीके के ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन किसके लिए हैं? अदर देन इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इसको यहीं पे हम स्टॉप करेंगे, ये जो बचे हुए वरना ही खत्म हो जाएगा फिर से, ये जो बचे हुए ट्रांजैक्शन है, और एक टॉपिक और इसमें रहेगा, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? ये ट्रांजैक्शंस करना अलाउड नहीं है, और ये वाली जो लिस्ट है ना, ये याद अच्छे से कर लेना, क्योंकि अभी एक और चैप्टर है आपका फेमा का, चैप्टर 2 और 3, रादर 3, ठीक है, वहां पर भी ये सेम लिस्ट है प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन की। ओके, तो किसी एक जगह अगर आप याद कर लेंगे तो दोनों चैप्टर्स का काम हो जाएगा। फाइन, दिस वाज अ इजी चैप्टर और टफ चैप्टर? इजी है ना, सब कुछ इजी इजी है। कितने नंबर लाओगे? कितने? 40? 40 कौन बोल रहा है? चलिए।